नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एएसपी हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ पीआईक्यूज़ की, जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसपी पीजीटी हिस्ट्री का, जो 22 सितंबर को हुआ था, जिसमें 2 शिफ्ट में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था उन सभी ने इसके आंसर की देख ली होगी, जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर रखी थी। फिर भी हम इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का हमारा उद्देश्य इन प्रश्नों के उत्तर बताना नहीं है, बल्कि हम इन सभी ऑप्शन के बारे में, जो भी प्रश्न में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इन चारों ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपका एक बार पूरा जो सभी टॉपिक के रिवीजन हो जाए। आगे भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है 7 दिसंबर को, नेट का भी एग्ज़ाम है दिसंबर के एंड में और जनवरी में, और आगे एमआरएस के, केवीएस के और एनयूएस की भी वैकेंसी आ रखी है, उसके भी फॉर्म आप सभी ने अप्लाई किए होंगे। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हिस्ट्री का दोबारा एक बार रिवीजन हो जाएगा सभी टॉपिक्स का। इसीलिए हम ये जो 200 प्रश्न हैं, इन 200 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम पहले जो इस क्लास में लेंगे वो लेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट आप जो जिन्होंने भी डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया उन सबको पता होगा कि इसमें 300 प्रश्न आते हैं, जिसमें 100 प्रश्न तो जनरल के होते हैं और 200 प्रश्न है जो अपने सब्जेक्ट के होते हैं। तो हम सिर्फ जो सब्जेक्ट वाले, इतिहास वाले जो 200 प्रश्न हैं, इन्हीं 200 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं हम क्लास को शुरू। इस क्लास में, आज की क्लास में हम 200 की जगह 100 प्रश्न लेंगे। 100 प्रश्न हम अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में 200 प्रश्न बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो हम जो इस शुरुआत के 100 प्रश्न हैं, इन 100 प्रश्नों को आज की क्लास में लेंगे, और 101 से 200 जो है उनको हम अगला वीडियो जो रिकॉर्ड करेंगे उस अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो अब हम करते हैं इस क्लास को शुरू करने से पहले बताते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएसएसबी की कर रहे हो, ईएमआरएस की, यूजीसी नेट की, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनयूएस, या अन्य जो भी एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम में आपका भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के टॉपिक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो राजस्थान इतिहास के लिए ये क्लास नहीं है, क्योंकि इसमें राजस्थान इतिहास का टॉपिक है नहीं। भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास आपके अगर सिलेबस में है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो करते हैं अब इस क्लास को शुरू। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है? कौन सा ग्रंथ है इनमें से जो 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करने वाला सबसे पुराना ग्रंथ है? 16 महाजनपदों की सूची देने वाला सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, अर्थशास्त्र या फिर दीघ निकाय। इनमें से कौन सा है जिसके अंदर है जो 16 महाजनपदों की सूची, सभी 16 महाजनपदों की सूची देने वाला सबसे पुराना ग्रंथ है? तो इसमें 4 जो ग्रंथ है, इसमें दीघ निकाय जो एक बौद्ध साहित्य का, बौद्ध साहित्य से संबंधित है, जो सुत्त पिटक का भाग है। बौद्ध धर्म के साहित्य के अंदर जो 3 पिटक थे, इन 3 पिटकों में जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक है, इसमें सुत्त पिटक का ही भाग है दीघ निकाय। और दीघ निकाय जो पुनः 34 सूत या 34 भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है। अर्थशास्त्र के बारे में आपको सबको पता होगा, यह कौटिल्य का ग्रंथ है, जो एक नाम इसका अर्थशास्त्र है, परंतु इसके अंदर राजनीति की जानकारी मिलती है, तो यह एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर है दीपवंश। दीपवंश यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, जिसे इसे सिंहली अनुश्रुति भी कहा जाता है। श्रीलंका की इसमें विशेषतः जानकारी मिलती है। और पहले नंबर पर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित ही है। पाली बौद्ध साहित्य इसे कहा जाता है, पाली बौद्ध साहित्य का ही हिस्सा। यही वो ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों की सबसे प्राचीन सूची देता है। सबसे पहले जो सूची देने वाला है 16 महाजनपदों की, यह 16 महाजनपदों की सबसे प्राचीन सूची, सबसे
सबसे पहले सूची देने वाला यही अंगुत्तर निकाय ही भाग है। अंगुत्तर निकाय भी सूत पिटक का ही भाग है। दीघ निकाय हमने देखा सूत पिटक का भाग है। सूत पिटक के टोटल 5 भाग है, जिसमें दीघ निकाय है, मंजिम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है और खुदक निकाय है। तो अंगुत्तर निकाय भी इस सूत पिटक का ही भाग है। इसी के अंदर 16 महाजन पदों की सबसे पहले सूची मिलती है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसने बहुकेंद्रित क्षेत्रवाद परिप्रेक्ष्य दिया। अब बहुकेंद्रित क्षेत्रवाद का परिप्रेक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण को समझने के लिए बहुकेंद्रित क्षेत्रवाद का परिप्रेक्ष्य कौन से विद्वान ने दिया था। यहाँ पर 4 विद्वानों के नाम दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है मोर्टिमर व्हीलर, दूसरे नंबर पर है सेरेन रत्नाकर, तीसरे नंबर पर है ग्रेगरी एल पोसेल और चौथे नंबर पर है RS शर्मा। इनमें से कौन से वो विद्वान हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण को समझने के लिए बहुकेंद्रित क्षेत्रवाद की बात किसने की थी। तो RS शर्मा ने जो प्राचीन भारत की और मध्यकालीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या दी है, सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख है, तो RS शर्मा इसके अंदर नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पर है मोर्टिमर व्हीलर है, यह भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, लेकिन यह एक केंद्रीकृत नगर सभ्यता के पक्ष में थे। तो इन्होंने जो मोर्टिमर व्हीलर ने एक केंद्रीकृत जो सभ्यता का इसमें जिक्र किया है, तो मोर्टिमर व्हीलर भी नहीं होंगे। अब 2 नंबर और 3 नंबर 2 ऑप्शन है सेरेन रत्नाकर और तीसरे नंबर पर है ग्रेगरी एल पोसेल। इन दोनों के अंदर आंसर के अंदर विवाद है। हालांकि बोर्ड ने इसका आंसर 3 नंबर माना है, ग्रेगरी एल पोसेल। यह हड़प्पा संस्कृति की विविधता, क्षेत्रीय विविधता और इसके विवरण पर जोर देते हैं। ये एकल केंद्रीकृत जो मोर्टिमर व्हीलर ने जो एकल केंद्रीकृत जो नगर योजना का सिद्धांत दिया था, इसके ये आलोचक रहे हैं। तो एकल केंद्रीकृत सिद्धांत के आलोचक रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रश्न में डायरेक्ट बोल रखा है कि बहुकेंद्रित क्षेत्रवाद परिप्रेक्ष्य है। यह बहुकेंद्रित क्षेत्रवाद परिप्रेक्ष्य जो शब्द है, यह स्पेशली जो सेरेन रत्नाकर की काम से ज़्यादा जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है सेरेन रत्नाकर होना चाहिए। हालांकि अगर सेरेन रत्नाकर ऑप्शन में नहीं होता तो हम पोसेहल को भी राइट मान सकते थे, क्योंकि पोसेहल भी एकल केंद्र सिद्धांत के आलोचक रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने इसका 3 नंबर आंसर ही माना है। आपको इसका आंसर क्या लगता है? आपके पास कोई ऑथेंटिक और सोर्स हो जिसके अंदर आपको इनमें से ज़्यादा सही कौन सा लगा? मैंने जहाँ पढ़ा मेरे को सेरेन रत्नाकर ही इसमें ज़्यादा सही लगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 होगा। बोर्ड ने इसका आंसर 3 बताया है। अब आप इसमें बताना कि आपको इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है कि अशोक के कलिंग अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अशोक का जो कलिंग अभियान जो एक महत्वपूर्ण अंतिम अभियान इसे हम कह सकते हैं, अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान, इसके पश्चात अशोक का पूरा जीवन ही बदल गया था। इस कलिंग अभियान से संबंधित यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। सबसे पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है कि अशोक के शासनकाल में मौर्य नियंत्रण में लाया गया कलिंग अंतिम प्रमुख क्षेत्र था। अशोक के शासनकाल में मौर्य के नियंत्रण में लाया गया कलिंग जो अंतिम प्रमुख क्षेत्र था, तो यह बात बिल्कुल सही है। इसके पश्चात अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई बड़े महत्वपूर्ण अभियान नहीं किए थे, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा ऑप्शन है कि अपने पश्चाताप के बावजूद अशोक ने वनवासी जनजातियों को कड़ी चेतावनी दी और दंड देने की अपनी क्षमता का दावा किया। अपने पश्चाताप के बावजूद भी अशोक ने वनवासी जनजातियों को कड़ी चेतावनी दी और दंड देने की अपनी क्षमता का दावा भी किया। कलिंग अभियान के पश्चात अशोक को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन इसके पश्चात भी जनजातियों को और वह वनवासी जनजातियों को चेतावनी दे रखी थी और दंड देने की क्षमता का भी दावा किया था। अशोक के कई शिलालेखों के अंदर उनकी नीतिगत निर्देशों का उल्लेख है जो मिलता है, तो 2 नंबर ऑप्शन भी है जो इसका बिल्कुल सही होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि अशोक ने कलिंग के कई स्थलों पर कलिंग के कई स्थलों पर कलिंग अभियान की हिंसा के लिए सार्वजनिक रूप से गोद, ये टाइपिंग मिस्टेक, गोद नहीं खेद होगा,
खेद प्रकट किया था। अशोक ने कलिंग के कई स्थलों पर कलिंग अभियान की हिंसा के लिए सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया था। सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने का कोई उल्लेख है जो नहीं मिलता है। हालांकि हम जो शिलालेख अशोक के पढ़ते हैं उसमें दोहली और जौगड़ का जो शिलालेख है वो वहाँ पर दो पृथक कलिंग अभिलेख भी मिलते हैं, लेकिन उसमें उनके लिए कुछ अलग से घोषणाएं की गई थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस अभियान का खेद प्रकट करने का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इसमें व्यक्त किया गया, तो 3 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत होगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि अशोक ने विजय में हिंसा की अनिवार्यता को स्वीकार किया। अशोक ने विजय में हिंसा की अनिवार्यता को स्वीकार किया, लेकिन अपने उत्तराधिकारियों को भविष्य में रक्तपात से बचने की सलाह दी थी। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों को जो भविष्य में रक्तपात से बचने की सलाह दी थी, तो 4 नंबर ऑप्शन भी अपना सही होगा। धर्म की नीति अपनाने का जो सलाह अपने उत्तराधिकारियों को दी थी, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका राइट होगा। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है कि मगध ने महाशिलाकंटक और रथमुसल नामक 2 हथियारों के उपयोग के कारण अन्य महाजन पदों पर सैन्य श्रेष्ठता हासिल की। रथमुसल का क्या अर्थ है? मगध ने जो महाशिलाकंटक और रथमुसल 2 हथियारों के उपयोग से अन्य महाजन पदों पर सैन्य श्रेष्ठता हासिल की थी। इस रथमुसल से क्या तात्पर्य है? रथमुसल से तात्पर्य क्या है? रथमुसल 2 शब्दों से मिलकर बना है, रथ प्लस मुसल। रथ प्लस मुसल से जो मिलकर बना है, यह गदा वाली रथ था, ऐसा रथ जिस पर गदा संलग्न हो। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर कौन सा प्राचीन सभ्यता स्थल मिला है? पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब जो वर्तमान पंजाब का जो हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, इसमें रावी नदी के तट पर कौन सा प्राचीन स्थल मिला है? तो ये आप सभी को पता है कि हड़प्पा है। लोथल जो है यह गुजरात के अंदर मिला और साबरमती नदी के किनारे मिला था। साबरमती नदी के किनारे मिला है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के पास में मोहनजोदड़ो का उल्लेख उत्खनन हुआ था। और कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हड़प्पा, 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आने वाले किस यूरोपीय यात्री ने सुमा ओरिएंटल लिखा तथा कैम्बे यानी कि खंबात को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बताया? 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत आने वाले किस यूरोपीय यात्री ने सुमा ओरिएंटल लिखा तथा कैम्बे खंबात को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल बताया था? तो इसमें से कौन से वो विद्वान थे जो 16वीं शताब्दी में भारत आए और खंबात को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल बताया था? तो पहले नंबर पर है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो भारत आए थे, ये आए थे 13वीं शताब्दी के आसपास आए थे। तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के आसपास आए, मार्को पोलो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है जिन बैप्टिस्ट टेवर्नियर जो यह 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। टेवर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आए, तो टेवर्नियर भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरे नंबर पर है निकोलो डी कोटे जो यह 15वीं शताब्दी में भारत आए थे, 15वीं शताब्दी में आए। और टॉम पायरेस जो यह आए थे 16वीं शताब्दी के अंदर। तो हमसे 16वीं शताब्दी में पूछा, 16वीं शताब्दी में भारत आने वाले यूरोपीय यात्री सुमा ओरिएंटल, जिन्होंने सुमा ओरिएंटल नाम से ग्रंथ लिखा तथा खंबात को एक महत्वपूर्ण स्थान बताया था, ये थे टॉम पायरेस। और टॉम पायरेस जो ये कहाँ के यात्री थे? तो यह थे पुर्तगाली यात्री थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि के किन भाषा परिवारों को संभावित उम्मीदवार माना गया? हड़प्पा लिपि के किन भाषा परिवारों को संभावित उम्मीदवार माना गया? चूंकि हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसके सिर्फ संभावना ही की गई है। तो संभावित उम्मीदवार है जो कौन से भाषा परिवारों को इसमें माना गया है? तो इसमें 4 भाषा परिवारों के इसमें नाम दे रखे। सबसे पहले नंबर पर है केवल मुंडा और एलामो द्रविड़। केवल मुंडा या एलामो द्रविड़, यहाँ ऑप्शन देखते ही पता चल सकता है, क्योंकि अगर
केवल नाम आया वो तो हो नहीं सकते, क्योंकि अभी तक हड़प्पा लिपि को पढ़ा नहीं गया है, सिर्फ संभावना की गई। तो संभावना में हम केवल से तात्पर्य हो गया, हम सिर्फ एक ही की बात कर रहे हैं, तो एक ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो एक तो होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरे नंबर पर केवल ऑस्ट्रो एशियाई, दूसरा भी गलत होगा। तीसरा है केवल आदि द्रविड़ और इंडो आर्यन, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि आदि द्रविड़, एलामो द्रविड़, इंडो आर्यन और ऑस्ट्रो एशियाई, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। हड़प्पा लिपि की अभी तक कोई निर्णायक रूप से नहीं पढ़ी गई है, तो अलग अलग विद्वानों ने जो इनमें किसी ने आदि द्रविड़ बताया, किसी ने एलामो द्रविड़ बताया, किसी ने इंडो आर्यन बताया, तो किसी ने ऑस्ट्रो एशियाई बताया। तो इस हिसाब से इसका 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न में कि उस घटना का नाम क्या है जब बुद्ध ने बनारस के पास अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था बनारस के पास, उस पहले उपदेश के जो घटना है, बौद्ध धर्म में बुद्ध से जुड़ी सभी घटनाओं को अलग अलग नाम से जाना गया है। तो पहला जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था बनारस के पास। तो यहाँ पर बनारस के पास जो सारनाथ नाम का स्थान है, यहाँ पर सारनाथ में जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इस पहले उपदेश की घटना को बुद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो धर्मचक्र परिवर्तन 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। महापरिनिर्वाण जो बुद्ध का अंतिम निर्वाण हुआ था, या फिर बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है बुद्ध धर्म में। अभिधम अभिधम बौद्ध साहित्य का एक पिटक है। अभिधम दिवस नहीं है, अभिधम है जो एक पिटक है, जो बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है, उन्हीं 3 पिटकों में से एक पिटक अभिधम पिटक है। और बोधि पर्व नहीं, बोधि वृक्ष का है जो इसके अंदर बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष का इसमें उल्लेख मिलता है। तो इसमें बनारस के पास जो पहला उपदेश दिया, इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस शासक से दार्शनिक और स्वीट वाइन की मांग की थी? बिंदुसार ने कौन से दार्शनिक से दार्शनिक और स्वीट वाइन की मांग की थी? बिंदुसार ने एक दार्शनिक से 3 चीजें मांगी थी। एक शासक से 3 चीजें मांगी थी। एक मीठी शराब यानी कि स्वीट वाइन, एक सूखी अंजीर, और तीसरा था दार्शनिक। इसमें दार्शनिक नहीं मिला था, स्वीट वाइन और सूखी अंजीर दे दी गई थी। तो इसमें 2 का ही जिक्र किया, हालांकि 3 चीजें मांगी गई थी, तीसरी चीज सूखी अंजीर भी थी। सूखी अंजीर मिल गई थी, मीठी शराब यानी कि स्वीट वाइन मिल गया था, दार्शनिक उन्होंने नहीं दिया था। तो वो शासक कौन थे? तो वो शासक थे एंटियोकस प्रथम। 2 नंबर ऑप्शन एंटियोकस प्रथम है, जो सेल्यूकस के ही उत्तराधिकारी थे। सेल्यूकस का उल्लेख हम चंद्रगुप्त का जब शासनकाल पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त के शासनकाल के समय हम सेल्यूकस का उल्लेख पढ़ते हैं। सेल्यूकस की पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था, जिसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। तो सेल्यूकस का ही उत्तराधिकारी था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम से ही बिंदुसार ने जो ये 3 चीजें मांगी थी, जिसमें दार्शनिक नहीं मिला, और इसके अलावा 2 चीजें इन्हें दे दी गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के शासकों द्वारा जारी किए गए बेहतरीन सोने के सिक्कों का नाम क्या था? गुप्त साम्राज्य के शासकों के द्वारा जारी किए गए बेहतरीन सोने के सिक्कों का नाम क्या था, जो मुख्यतः उत्तर भारत में पाए जाते हैं? उत्तर भारत में पाए जाने वाले गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए बेहतरीन सोने के सिक्कों का नाम क्या था? करक, दिनार, द्रम या पनार? तो इसमें जो नाम आता है गुप्त शासकों के द्वारा सोने के सिक्के, जिन्हें दिनार कहा गया था। दिनार जो पूर्ण रूपेण भारतीय मुद्रा थी, इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। इसका गुप्त काल से पहले भी यह चलती थी, कुषाण काल में भी चलती थी। गुप्त काल के अंदर इसका जो वजन था यह 144 ग्रेन का था। यही जो कुषाण काल के अंदर भी दिनार नाम से यह स्वर्ण सिक्का चलता था। उस समय इसका जो वजन था इसमें 120 से 122 ग्रेन का था। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा दिनार होगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से विश्व में जलरोधी के सबसे पुराने उदाहरणों का एक प्रमाण मिलता है? कौन से स्थल से? यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थलों के नाम दे रखे हैं, इनमें से वह कौन सा स्थल है जहाँ से विश्व में जलरोधी के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक मिलता है? तो इसमें
जो प्रचलित स्थल है और जलरोधी का नाम आते जो सबसे पहले जिस स्थल का नाम आता है वो है मोहनजोदड़ो, और बोर्ड ने भी इसी का सही माना, इसी ऑप्शन को जो सही माना, जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार थे जिसकी फर्श और दीवारों पर बिटुमेन का प्रयोग किया गया था, जो जलरोधी का सबसे प्रचलित उदाहरण माना गया। लेकिन विश्व में अगर सबसे पुराने उदाहरणों की बात करें तो नौसारों से भी ऐसे ही उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। नौसारों में दीवारों पर जो बिटुमन की परत के प्रमाण मिले, और कई विद्वानों ने माना कि नौसारों का जो क्षेत्र था यह मोहनजोदड़ो से थोड़ा और प्राचीन था। तो नौसारो इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर 3 नंबर ही माना है, मोहनजोदड़ो को ही माना है। जो प्रचलित उदाहरण मोहनजोदड़ो या नौसारो बहुत ही कम जगह देखने को अब मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 2 होना चाहिए, बाकी बोर्ड ने 3 माना है। आप कमेंट करके बताना कि आपको इसका राइट आंसर कौन सा लग रहा है, 2 या 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहनजोदड़ो के आवासीय क्षेत्रों पर पाए गए कंकालों के संबंध में हाल के निष्कर्ष का सर्वोत्तम सारांश प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिले हैं, इन कंकालों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो इनमें से कौन सा जो है सर्वोत्तम सारांश लगता है? सभी विद्वानों ने अलग अलग मत दे रखे हैं इन कंकालों के बारे में। तो सबसे चारों ऑप्शनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन इसमें यह है कि अधिकांश कंकालों में गंभीर रक्ताल्पता जैसे रोगों से हुई मौतों के प्रमाण मिलते हैं, जो पहले के नरसंहार और आक्रमण सिद्धांत को चुनौती देते हैं। पहले ऐसा बताया गया था, जब शुरुआत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो बताया कि यहाँ पर कोई बाहरी ताकतों ने आक्रमण किया, विशाल यहाँ पर नरसंहार हुआ गया था, इसी वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ जो कंकाल मिले, यहाँ पर कुछ रोगों के मिलते हैं, हड्डी संबंधी, कोई हड्डी में पोषण संबंधी कमी से जो रोग होता है, एनीमिया वगैरह जैसे रोग, इन रोगों का इसमें कंकालों में पता चलता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि सभी कंकाल आर्थिक समृद्धि के कारण शांतिपूर्ण पतन को इंगित करते हैं, तो यह तो बिल्कुल गलत होगा। तीसरा कि कंकालों से इस बात की पुष्टि हुई कि शहर का पतन बाहरी ताकतों के हिंसक आक्रमण के कारण हुआ। हालांकि शुरुआत में यही सही माना गया था, लेकिन अभी जो नए स्रोत आए हैं इनमें इस बात को भी चुनौती दी गई है। चौथा ऑप्शन है कि कंकालों का विस्तृत रूप से मिलना पूरे शहर को प्रभावित करने वाले व्यापक नरसंहार का स्पष्ट प्रमाण है। तो नरसंहार की भी बात की गई थी, लेकिन अभी हालिया जो शोध हुए हैं इनमें जो पहला ऑप्शन है यह सबसे ज़्यादा उचित माना जाएगा। इसमें जो इन सभी जो कंकाल है यहाँ पर हड्डी में पोषण की कमी संबंधी कुछ रोग हुए थे, इन्हीं रोग के कारण इन सब की मृत्यु हुई थी। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 2, 3 और 4 तीनों गलत होंगे। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मौर्यकाल भारत के संबंध में एरियन का विवरण दास प्रथा के बारे में क्या उल्लेख करता है? एरियन ने मौर्यकालीन भारत के बारे में उल्लेख किया। इंडिका नाम से एक ग्रंथ लिखा था एरियन ने। इंडिका जो मेगस्थनीज वाली इंडिका है वो नहीं है। एरियन ने भी इंडिका नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में, मौर्यकालीन भारत के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि यह मेगस्थनीज के दास प्रथा के अभाव संबंधी अवलोकन से मेल खाता है। दूसरा ऑप्शन है कि यह मेगस्थनीज के इस विचारों का खंडन करता है कि भारतीय दास नहीं रखते थे। मेगस्थनीज ने कहा था कि भारतीय जो दास नहीं रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि यह इस विचार का समर्थन करता है कि भारत में दास प्रथा व्यापक थी। और चौथा ऑप्शन है कि दास प्रथा के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं करता है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है सही है। मेगस्थनीज ने भी कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, और एरियन ने भी ऐसा ही विवरण दिया कि भारत में उसमें मौर्यकालीन भारत के अंदर जो दास प्रथा नहीं थी। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार तुर्की विजय के बाद भारतीय घुड़सवार सेना ने कौन से तकनीकी नव परिवर्तन अपनाए जिससे घुड़सवार युद्ध में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई? इतिहासकार इरफान हबीब ने तुर्की विजय के बाद भारतीय घुड़सवार सेना में कौन कौन से तकनीकी नव परिवर्तन अपनाए जिससे घुड़सवार युद्ध में वृद्धि हुई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों के बारे में हम
देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि आड़ी कमान और स्पाइक युक्त चोब का प्रयोग किया गया, ऊंट की काठी एवं युद्ध रथों का प्रयोग किया गया। तीसरा ऑप्शन है कि सम्मिश्र धनुष व चैनमेल कवच, सम्मिश्र धनुष व धनुष और चैनमेल कवच का प्रयोग किया गया। चौथा है कि लोह पदाधार एवं घोड़े की नाल का प्रयोग किया गया। तो इसमें से कौन सा जो इसका राइट आंसर होगा? तो इसमें जो सही आंसर है इसमें सम्मिश्र धनुष एवं चैनमेल कवच, यह भी इसका सही है, क्योंकि इरफान हबीब की जो पुस्तक है, इरफान हबीब ने मध्यकालीन भारत पर एक पुस्तक लिखी थी, मिडाइवल इंडिया द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन। इसमें तुर्की आक्रमण का उल्लेख किया और इसके अनुसार तुर्कों ने भारतीय सेना में सम्मिश्र धनुष, भारतीय सेना में सम्मिश्र धनुष जो सम्मिश्र जो धनुष है यह एक लकड़ी और सींग से मिलकर एक धनुष बनाया जाता था, जो घोड़े पर बैठकर तीर चलाने में अधिक दूर पर फेंकने के योग्य होता था। छोटा धनुष होता था ताकि घोड़े पर बैठकर भी अगर तीर चलाएंगे उस धनुष से तो वो तीर दूर तक जाएगा। बहुत ही छोटे आकार का धनुष होता था, इसलिए सम्मिश्र धनुष इसे कहा गया, क्योंकि लकड़ी और सींग से मिलकर इसे बनाया जाता था। तो इसका उल्लेख भी किया है। साथ में चैनमेल कवच का भी उल्लेख किया है। चैनमेल कवच का उल्लेख किया। चैनमेल कवच जो है यह लोहे के छल्लों से बना होता था। सैनिकों को शारीरिक रूप से यह सुरक्षा प्रदान करता था। तो इस हिसाब से इसका 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। बोर्ड ने इसका 4 नंबर ऑप्शन भी माना है। यह जो लोहे के पदाधार जो है यह पहले भी भारत में मौजूद थे। तुर्की आक्रमण से पहले भी जब गुर्जर प्रतिहार का काल था, गुर्जर प्रतिहारों के काल में भी इन चीज़ों के हमें जो उल्लेख मिलते हैं। तो यह सिर्फ तुर्क के आक्रमण के पश्चात हाँ विस्तृत रूप से इनका उपयोग होने लगा, लेकिन पहले भी इनका उपयोग था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका वैसे सही नहीं होना चाहिए। विस्तृत अगर उल्लेख की बात करते तो इसमें 4 नंबर होता है, लेकिन 3 नंबर भी इसका सही होगा। तो 3 और 4 इसमें दोनों सही माने जाएंगे, ज़्यादा सही इसमें 3 को माना जाना चाहिए। बोर्ड ने हालांकि इसमें 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट माना है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मौर्यकाल के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? जिन्हें स्थानीय स्तर पर दंड आरोपित करने का अधिकार था। स्थानीय स्तर पर दंड देने का अधिकार जिन प्रशासनिक अधिकारियों को था, उन प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता था राजुक। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। संवाहक जो है यह राजकोष और कर संग्रह करने वाला था। कर संग्रह करने वाला जो अधिकारी होता था, कर संग्रह करने वाले अधिकारी को संवाहक कहा जाता था। युक्त नामक जो अधिकारी होता था यह मौर्य साम्राज्य में किसी भी क्षेत्र का सहायक अधिकारी होता था। इसे हम सहायक अधिकारी कह सकते हैं। यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता था। सहायक अधिकारी के रूप में जो कार्य करता था उसे युक्त कहा जाता था। राजुक जो है यह मौर्यकालीन क्षेत्रों में प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का अधिकारी था। स्थानीय स्तर पर इसे दंड देने का, विवाद निपटाने का और प्रशासनिक आदेश लागू करने का मुख्य कार्य दिया गया था। चौथे नंबर पर है अमात्य। अमात्य नाम का जो अधिकारी है यह राज्य का वरिष्ठ अधिकारी होता था। अमात्य नाम का अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी होता था। तो इसमें जो स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय स्तर पर दंड आरोपित करने वाला अधिकारी था इसे राजुक कहा जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपने संबंधित धर्म से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो अपने संबंधित धर्म से सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से 2 जैन धर्म के और 2 बौद्ध धर्म के दे रखे हैं। इनमें से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र जो ग्रंथ है यह जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है महावग। महावग जो ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि समानन फला सूत्र। समानन फला जो सूत्र है यह जैन धर्म से संबंधित नहीं है। समानन फला सूत्र जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है इसके अंदर बुद्ध के द्वारा राजा अजातशत्रु
को जो संन्यास जीवन काल के फल बताए गए थे। अजातशत्रु जब गौतम बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के पास जब मिलने गया था, तब महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु को संन्यास जीवन के जो फल बताए थे, इन सब का उल्लेख जो समानन फलासूत्र के अंदर दिया गया। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित होगा, जैन धर्म से संबंधित नहीं। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सुत्त निपात जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन कौन से ऑप्शन है जो इसमें बिल्कुल सही है। सबसे पहला कि अर्थशास्त्र में वेतनिक श्रम का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में वेतनिक श्रम का उल्लेख है तथा श्रमिकों के लिए मजदूरी की अनुसूची निर्धारित की गई है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है चाणक्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा जो लिखा गया था, इसमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। इसमें मौर्यकालीन वेतनिक श्रम का उल्लेख है और श्रमिकों के लिए मजदूरी की जो मजदूरी दी जाती थी उसकी पूरी अनुसूची दी गई है। तो बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि हालांकि मेगस्थनीज और अर्थशास्त्र दोनों ने ही दास प्रथा की उपस्थिति के बारे में वर्णन नहीं किया है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। मेगस्थनीज ने तो दासों के बारे में उल्लेख नहीं किया, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। तो इसमें दास प्रथा न होने की बात मेगस्थनीज ने कही थी, अर्थशास्त्र में नहीं की। अर्थशास्त्र के अंदर 9 प्रकार के दास बताए गए हैं, 9 प्रकार के जो दासों का उल्लेख किया गया है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि मौर्यकाल में बंधुआ मजदूरों का प्रचलन नहीं था। मौर्यकाल में बंधुआ मजदूरों का प्रचलन नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन भी इसमें गलत है, क्योंकि उसमें इन मजदूरों का प्रचलन था। और चौथा ऑप्शन है कि अर्थशास्त्र में चांडालों का उल्लेख है, लेकिन अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं है। अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अस्पृश्यता का इसमें उल्लेख मिलता है और चांडालों का भी उल्लेख मिलता है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चांडालों का उल्लेख मिलता है, यह बात सही है, लेकिन इसमें कहा कि अस्पृश्यता का वर्णन नहीं है, यह बात गलत है। इसमें अस्पृश्यता का वर्णन भी मिलता है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक सही होगा। केवल एक सही किस ऑप्शन में? 3 नंबर ऑप्शन में। 3 नंबर ऑप्शन में केवल एक सही, केवल ए सही है, जो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता लोथल किस तटीय क्षेत्र के निकट स्थित है? प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल जो कौन से तटीय क्षेत्र के निकट स्थित है? सबसे पहले नंबर पर है खंबात की खाड़ी, दूसरे नंबर पर है अरब सागर, तीसरे नंबर पर है खाड़ी देश और चौथे नंबर पर है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर के पास है बंगाल, अरब सागर में खंबात की खाड़ी के पास में लोथल स्थित है। तो इसका नजदीकी आंसर 1 नंबर होगा, तो 1 नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। खंबात की खाड़ी इसका राइट आंसर होगा, 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस विभाग या अधिकारी को स्थापित किया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिस पद का गठन किया था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभाग या अधिकारी को जो स्थापित किया था, वह कौन था? उसका नाम क्या था? तो वह था धम्म महामात्र। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। भिक्षु परिषद केवल बौद्ध साधु समुदाय के लिए थी। सिर्फ जो बौद्ध साधु समुदाय जो थे, इन साधु समुदायों के लिए ही भिक्षु परिषद था। और धम्म संघ यह एक संगठन बनाया गया था जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही था। तो बौद्ध धर्म के जो अधिकारी प्रचार के लिए जो अधिकारियों को जो गठन किया था, उसे धम्म महामात्र कहा गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ के मुख्य अंग जैसे महासभा, परिषद और सचिवालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रसंघ के मुख्य अंग महासभा, परिषद और सचिवालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, हेग में, जिनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में? तो ये वर्तमान में तो यहीं पर है, वर्तमान में ये यहीं पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। वर्तमान में न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन जब इनके स्थापना की गई थी 1919 के अंदर, इस समय इनको जिनेवा में स्थापित किया गया था, जिसके अंदर
जो महासभा, परिषद और सचिवालय, ये तीनों ही यहाँ पर कार्यरत थे। वर्तमान में इन सभी को न्यूयॉर्क में स्थापित कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है कि किस प्रकार ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों ने ग्रामीण समाज को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जिससे 1857 के विद्रोह के आरंभ में योगदान मिला? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है कि किस प्रकार ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों ने ग्रामीण समाज को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जिससे 1857 के विद्रोह के आरंभ में योगदान मिला था? सबसे पहला इसमें ऑप्शन है कि भूमि स्वामित्व के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया और उनकी निर्भरता को कम किया। भूमि स्वामित्व के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया और उनकी निर्भरता को कम किया, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्भरता को इससे कम नहीं बल्कि निर्भरता और बढ़ाई गई थी। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि राजस्व संग्रहकर्ताओं को जमींदारों में परिवर्तित किया गया जिन्होंने लगान बढ़ा दिया और किसानों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। राजस्व संग्रहकर्ताओं को जमींदारों में परिवर्तित किया जिन्होंने लगान बढ़ा दिया जिसे किसानों को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित किया गया। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्व संग्राहक जो थे वो अब जमींदार बन गए थे, किसानों से अधिक लगान लेने लगे और यह जो कारण यह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। तीसरा ऑप्शन है कि कठोर काश्तकारी संविदा को लागू किया गया जिससे किसानों के लिए सुरक्षा और उचित लगान सुनिश्चित हुआ। ये संविधाएं जो किसानों की कठिनाइयां बढ़ाने वाली थी, ना कि उनकी सुरक्षा और उचित लगान सुनिश्चित नहीं हुआ था, बल्कि किसानों की कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ गई थी। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और उसकी जगह एक स्वशासी ग्राम आधारित प्रणाली स्थापित की गई। तो यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इससे तो जमींदारी प्रथा और अधिक प्रभावी हुई थी। इसे जो जमींदारी प्रथा जो और अधिक प्रभावित हुई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन भी है जो इसका गलत होगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने थॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स के राजदूत के रूप में स्वीकार किया? किस मुगल सम्राट ने जो थॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में स्वीकार किया? कौन से मुगल शासक ने किया था? तो यह किया था जहांगीर ने। थॉमस रो जो 1615-16 में जहांगीर के दरबार में आया था और 3 साल तक वह जहांगीर का घनिष्ठ मित्र बनकर आगरा में ही रहा था। 3 साल तक आगरा में रहा था। यह 1615-16 के अंदर आया था, 1516 में आया और जो 3 साल तक यहीं पर रहा था। औरंगजेब ने तो विदेशी राजदूतों को प्राथमिकता ही नहीं दी थी और अकबर की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। तो अकबर के पश्चात आया था जहांगीर के समय। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो कानपुर में जो विद्रोह का दमन किया गया था यह किया था कॉलिन कैंपबेल के द्वारा विद्रोह का दमन किया। तो विद्रोह हुआ किसके नेतृत्व में था? तो कानपुर में जो विद्रोह हुआ था यह हुआ था नाना साहब के नेतृत्व में। नाना साहब के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। कॉलिन कैंपबेल ने जो 6 दिसंबर 1857 को जो कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का निजी संरक्षक कौन था? हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अकबर का निजी संरक्षक कौन था? तो अकबर का निजी संरक्षक बैरम खान। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के दौरान 1799 में किस मैसूर शासक को पराजित करके मार दिया गया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान के दौरान 1799 में मैसूर के कौन से शासक को मैसूर के
मैसूर के शासक को, किस शासक को जो मार दिया गया था, कौन से शासक को मारा था? तो यह मारा था टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की श्री रंगपट्टनम का जो युद्ध चल रहा था, श्री रंगपट्टनम का युद्ध, रंगपट्टनम के युद्ध में जो टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी यह 1782 के अंदर हुई थी। 1782 दिसंबर 7 दिसंबर में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु होती है। इसमें 1799 में पूछा, 1799 में जो लॉर्ड वेलेस्ली सैन्य अभियान पर था, श्री रंगपट्टनम का युद्ध चल रहा था, उसी रंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु होती है 4 मई 1799 को। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत शासकों के कालक्रम कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित विकल्प की पहचान कीजिए। सल्तनत शासकों के नाम दे रखे हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहला नंबर ऑप्शन इसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो कार्यकाल रहा था यह 1236 के अंदर शासक बने थे। ये रजिया सुल्तान से पहले कुछ माह तक के शासक रहे थे। मई में ये शासक बने थे, मई से लेकर और शायद अक्टूबर या नवंबर तक ही शासक रहे थे। तो 1236 के अंदर आता है। आराम शाह जो यह शासक पहले बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात और इल्तुतमिश के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में एक साल को कुछ महीनों के लिए ही यह शासक बने थे। तो 1210-11 में आराम शाह बने थे। तो इसका पहला ऑप्शन तो गलत होगा। आराम शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह से पहले थे, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरे में आराम शाह के बाद बलबन नहीं था, पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह आ गया था, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा आराम शाह के पश्चात बहराम शाह 1240-42 में बने थे। तो बहराम शाह से पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह आएगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा नंबर आराम शाह यह बने थे 1210-11 के अंदर। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो 1236 के अंदर कुछ माह के लिए रहे थे। बहराम शाह जो यह 1240 से लेकर 1242 तक शासक रहे थे। और चौथे नंबर पर है बलबन जो 1266 से लेकर 1287 तक जो दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे। तो इसमें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित शासकों की अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत द्रविड़ क्षेत्र में हुई। उत्तर भारत के साथ साथ सप्तद्वीप और नवखंड में भक्ति प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है द्रविड़ क्षेत्र यानी कि जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वहां पर हुई थी। उत्तर भारत के साथ साथ सप्तद्वीप और नवखंड में भक्ति प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर भारत में भक्ति प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन जो शुरू किया था, भक्ति आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया था, यह किया गया था रामानंदाचार्य और कबीर के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु इनका जो संबंध है बंगाल से, चैतन्य महाप्रभु बंगाल से। निम्बकाचार्य जिनका संबंध वृंदावन से है, निम्बकाचार्य का संबंध वृंदावन से। शंकराचार्य जो दक्षिण भारत से थे। रामानुजाचार्य यह भी दक्षिण भारत से संबंधित थे। रामानंदाचार्य जिनका संबंध काशी से है। कबीर भी उत्तरी भारत के ही थे। नामदेव जो है यह महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र के संत थे। और तुलसीदास भी उत्तरी भारत के थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा रामानंदाचार्य और कबीर, ये दोनों ही उत्तरी भारत के थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल में राय माझी आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दमन की जांच के आयोग के रूप में जाना जाता है, का गठन किस वर्ष किया गया? नेपाल में राय माझी आंदोलन जिसे आधिकारिक तौर पर लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दमन की जांच के आयोग के रूप में जाना जाता है, इसका गठन जो किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2006 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने अफसरों पर हमला किया था, बंगाल आर्मी की किस रेजिमेंट से संबंधित थे? मंगल पांडे जिन्हें 29 मार्च 1857 को अफसरों पर हमला किया था, यह बंगाल की कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे? तो यह थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के।
3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। यह जो सैनिक रेजिमेंट थी, यह उस समय बैरकपुर छावनी में तैनात थे। बैरकपुर की छावनी थी, बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक तैनात थे। इन्हीं में से एक सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। इन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने ही अफसर जिनमें सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या की थी। इसी हत्या के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें बंगाल आर्मी की रेजिमेंट पूछा है तो यह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1801 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सहायक संधि जो हुई थी, सहायक संधि पर हस्ताक्षर 1801 के अंदर किसने किए थे? तो सबसे पहले नंबर पर अवध ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1801 के अंदर। दूसरे नंबर पर झांसी ने जो हस्ताक्षर किए थे 1854 के अंदर किए थे। सतारा जो है यह 1848 और नागपुर जो है यह 1854। ये सभी जो राज्य हड़प नीति इसके शिकार हुए थे। सहायक संधि की अगर हम बात करें, सहायक संधि के अंदर अवध सहायक संधि का था। झांसी, सतारा और नागपुर ये सभी जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, राज्य हड़प नीति या जिसे व्यक्तिगत नीति कहा जाता है, इस नीति के शिकार हुए थे। और यह झांसी 1854 में, सतारा 1848 में और नागपुर 1854 में। इसके अलावा हम अगर और बात करें तो सतारा इसमें 1848 का आ गया। सतारा के पश्चात दूसरे नंबर पर जैतपुर आता है 1849, संबलपुर आता है 1849, बघाट आता है 1850, उदयपुर आता है 1852, नागपुर आता है 1854 और झांसी आता है 1854। और जो सहायक संधि की गई थी राज्यों के साथ, सहायक संधि जो 1800 ईस्वी के आसपास की गई थी। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के साथ हुई थी सितंबर 1798 के अंदर, मैसूर के साथ 1799 में, तंजौर के साथ 1799 में, पेशवाओं से 1802 में, भोंसले से 1803 में, सिंधियाओं से 1804 में और होलकरों से जो 1818 के अंदर। अवध भी इसी दौरान सहायक संधि का शिकार हुआ था जो 1801 के अंदर की गई थी। तो इसमें सहायक संधि इसमें एक ही से की गई थी, अवध। तो ऑलरेडी यही आंसर होता, क्योंकि इन बाकी 3 है जो ये व्यक्तिगत से नीति जो थी, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की, इस नीति के शिकार हुए थे। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं ने गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त करने के बाद कांग्रेस से असंतोष के जवाब में स्वराज पार्टी का गठन किया? गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन अचानक समाप्त किया, जब चोरा चोरी की घटना होती है, इस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इससे कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता थे वो गांधी जी से नाराज हुए और इन्होंने एक अलग ही पार्टी का गठन किया था। इस अलग पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था? तो इस जो अलग जो पार्टी बनाई थी, ये स्वराज पार्टी बनाई थी। इस स्वराज पार्टी का गठन किया गया था जनवरी 1923 के अंदर। जनवरी 1923 में 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन स्थगित किया जाता है जब चोरा चोरी की घटना होती है 4 या 5 फरवरी 1922 को, और इसके पश्चात 12 फरवरी को जो गांधी जी असहयोग आंदोलन को ऑफिशियली स्थगित कर देते हैं। इसके पश्चात जनवरी 1923 के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। हालांकि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था यह मार्च 1923 के अंदर हुआ था। इस पार्टी की जो स्थापना की थी यह की थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास इसके अध्यक्ष बने थे। स्वराज जो पार्टी बनी थी इसके अध्यक्ष बने थे सी आर दास, और मोतीलाल जो नेहरू इसके महामंत्री बने थे। जनवरी 1923 में इसका गठन किया गया। प्रथम अधिवेशन इसका मार्च 1923 में हुआ, और मार्च 1923 में इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अभी वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। इसी प्रयागराज को पहले इलाहाबाद कहते थे। इसी इलाहाबाद के अंदर मार्च 1923 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसका जो पार्टी का जो गठन किया था, इनका उद्देश्य था स्वराज प्राप्ति करना और राजनीतिक जो कैदी थे इन राजनीतिक कैदियों की रिहाई करना। और जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम हो रहे थे, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, इस असहयोग आंदोलन के दौरान जो कार्यक्रम हो रहे थे, इन कार्यक्रमों को आगे जारी रखना और इनके माध्यम से इनको सदन में ले जाकर इस आंदोलन को सफल बनाना, इस
स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्य थे। तो इसमें स्वराज पार्टी का गठन किसने क्या पूछा था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में देहलीवाल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। सल्तनत काल में देहलीवाल शब्द का प्रयोग है जो किसके लिए किया जाता था, तो देहलीवाल जो शब्द का प्रयोग है यह आप सभी को पता होना चाहिए। देहलीवाल नाम के सिक्के चलते थे, देहलीवाल नाम के सिक्के थे। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देहलीवाल जो चांदी का सिक्का होता था, चांदी का सिक्का था, जो शुरुआत इसकी तोमर शासकों के द्वारा ही की गई थी और ये सल्तनत काल में भी जारी रहा था। तो ये चांदी का सिक्का था देहलीवाल नाम का। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन के बजाय प्रयोग और वैज्ञानिक अन्वेषण को प्राथमिकता देना, मानव जाति का सहानुभूति और समर्पित अध्ययन, व्यक्तिगत गरिमा पर संस्थागत अधिकार को प्राथमिकता देना, मानवता को समझने के एकमात्र तरीके के रूप में वैज्ञानिक विधियों पर विशेष निर्भरता देना। तो मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। हालांकि वैज्ञानिक अन्वेषण भी प्रारंभ हो गए थे, वैज्ञानिक विधियों पर भी जोर दिया गया था, लेकिन मानव जाति का सहानुभूति और समर्पित अध्ययन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तिलक और बेसेंट यानी एनी बेसेंट दोनों ने भारतीय राजनीति में होम रूल की मांग किस उद्देश्य से की थी। तिलक ने और बेसेंट ने दोनों ने होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। दोनों का होम रूल लीग अलग अलग था। तिलक का जो होम रूल लीग था, इस होम रूल लीग की तिलक ने शुरुआत की थी 29 अप्रैल 1916 को। 29 अप्रैल 1916 को की थी। बेलगांव नाम के स्थान से इसकी शुरुआत की थी। भारतीय होम रूल लीग जिसे नाम दिया गया था और इसका जो मुख्यालय रखा गया था, यह रखा गया था पूना के अंदर। और बेसेंट का जो होम रूल लीग है, बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना जो की थी, यह की थी 3 सितंबर 1916 को। 3 सितंबर 1916 को बेसेंट ने इस होम रूल लीग की स्थापना की, जिसे ऑल इंडिया होम रूल लीग कहा गया। और इसका जो मुख्यालय रखा गया था, यह अड्यार रखा गया था। अड्यार जो मद्रास के अंदर है, अड्यार इसका मुख्यालय रखा गया था। अब इसके उद्देश्य की बात की गई, इन दोनों का उद्देश्य क्या था, तो दोनों का उद्देश्य था प्रचार प्रसार के द्वारा जनमत जुटाना और ब्रिटिश राज्य में भारत के लिए स्वशासन की मांग करना। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए स्वशासन की मांग करना इन दोनों का मुख्य उद्देश्य था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1556 से 1560 के दौरान अकबर के प्रतिशासक यानी कि संरक्षक के रूप में किसने कार्य किया था। अकबर के संरक्षक के रूप में किसने कार्य किया था 1555 से लेकर 1560 तक का। 1556 से लेकर 1556 में अकबर मुगल शासक बनता है। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक बनता है 1556 में। 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के जो संरक्षक रहे थे वह थे बैरम खान, जिसे मुगल दरबार का वफादार प्रशासक भी इन्हें कहा जाता है। 1557 में हरम की जो स्त्रियां काबुल से दिल्ली लाई गई थी, हरम की स्त्रियां जो पहले काबुल में थी, 1556 में जब अकबर मुगल शासक बनता है, मुगल शासक बनने के पश्चात 1557 में जब हरम की स्त्रियों को काबुल से दिल्ली लेकर आते हैं, तो ये सभी बैरम खान के विरुद्ध थी। हरम की जो स्त्रियां ये सभी बैरम खान के जो विरुद्ध थी और अकबर भी बैरम खान से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि अब अकबर ने शासन संभाले 1-1.5 साल हो चुका था। इसीलिए अनेक विवादों के चलते 1560 के अंदर 1560 में बैरम खान को यात्रा के लिए रवाना किया गया था। और 1561 में जब हज यात्रा के लिए बैरम खान जा रहा था, तो एक अफगान सरदार था जिसका नाम था मुबारक खान ने जो बैरम खान की हत्या कर दी थी। तो 1555 से 60 के दौरान 55 से 60 के दौरान है जो इसका अकबर का संरक्षक रहा था बैरम खान। 1560 से लेकर 1564 तक का जो काल है इसे पेटीकोट शासन कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो बैरम खान का जो स्थान था यह महामंगा ने ले लिया था। महामंगा जो इस पेटीकोट शासन की सर्वप्रमुख थी,
बैरम खान के पतन के बाद वकील के पद पर रही थी। 24 जून 1562 को महामंगा की तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके पश्चात कुछ इतिहासकारों ने पेटीकोट शासन महामंगा की मृत्यु के साथ ही अकबर का पेटीकोट शासन समाप्त माना। कुछ इतिहासकारों ने इसे 1564 तक का माना है। आदम खान जो है यह महामंगा का ही पुत्र था। तो इसमें जो पूछा है 1556 से 60 तक का संरक्षक, तो यह बैरम खान था। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के किस दरबारी इतिहासकार ने लाल किले को हसीन गार्डन कहा है, जिसका अर्थ आलिशान रक्षात्मक किला होता है। शाहजहां के कौन से दरबारी इतिहासकार ने लाल किले को हसीन गार्डन कहा, जिसका अर्थ होता है आलिशान रक्षात्मक किला। यह बात किसने कही थी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने, मोहम्मद वारिस ने, इनायत खान ने, या फिर मोहम्मद सली कानबो ने। तो यह जो बात कही थी, यह बात कही थी अब्दुल हामिद लाहौरी ने। अब्दुल हामिद लाहौरी की जो पुस्तक थी पादशाह नामा के अंदर इस बात का जो जिक्र किया गया है। तो पादशाह नामा में लाल किले को हसीन गार्डन कहा गया था, जो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा कहा गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में मालवाड़ी व्यवस्था से भारी कष्ट और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में मालवाड़ी व्यवस्था से भारी कष्ट और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। इसलिए 1833 में इसमें सुधार के लिए रेगुलेशन बनाया गया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने सुधार की नई योजना का पर्यवेक्षण किया? उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में मालवाड़ी व्यवस्था से भारी कष्ट और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, इसलिए 1833 के अंदर इसमें सुधार के लिए एक रेगुलेशन बनाया गया। कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने सुधार की इस नई योजना का पर्यवेक्षण किया था? कौन से वो ब्रिटिश अधिकारी थे? तो वह थे मॉन्टिन्स बर्ड। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, मालवाड़ी व्यवस्था जिसके जनक हॉल्ट मैकोंजी थे, 1819 के अंदर इसका प्रस्ताव लेकर आए और 1822 में रेगुलेशन 7 ऑफ 1822 के तहत इसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। राजस्व दर इसके जो मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व दर जो है उत्पादन का 80% तय कर दी गई थी। उत्पादन का 80% राजस्व दर के रूप में देना होता था। न्यूनतम 10 या 12 व अधिकतम 20 से 25 वर्ष का इसमें समीक्षा करने का इसमें उल्लेख किया गया कि या तो कम से कम 10 या 12 सालों के बाद या फिर 20 या 25 वर्षों के बीच वापस इस पर समीक्षा की जाएगी। 1833 के अंदर ही, यानी कि 10-11 साल के बाद ही 1822 के अंदर मालवाड़ी व्यवस्था शुरू होती है और 1833 में इस पर सुधार के लिए जो एक रेगुलेशन बनाया जाता है। 1833 में इलाहाबाद में एक बैठक बुलाई जाती है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा, और इस बैठक के बाद ही रेगुलेशन 9 ऑफ 1833 पारित किया जाता है। इसमें संशोधन क्या किया जाता है कि जो 80% की जो राजस्व तय किया गया था, इसे अब घटाकर 66% कर दिया गया था। 66% कर दिया। और उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो वर्तमान यूपी का और जो प्रांत है, यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मार्टिन बर्ड को जो नियुक्त किया गया था। तो इसमें स्पेशली हमें जो पूछा गया उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में किसकी नियुक्ति की गई थी, तो इसमें जो की गई थी मार्टिन बर्ड की नियुक्ति की गई थी। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि जो आधुनिक भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ की परिचायक थी, 16 अगस्त 1765 को किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? इलाहाबाद में 2 संधियां होती है। जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की 2 संधियां होती है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी वह हुई थी 12 अगस्त को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी यह हुई थी 16 अगस्त यानी कि 4 दिन बाद ही 16 अगस्त 1765 को। तो इसमें हमें पूछा 16 अगस्त की जो संधि हुई थी यह किन के बीच हुई थी? जो 12 अगस्त की संधि हुई थी इसमें एक तरफ कलायू थी और सामने शाह आलम द्वितीय मुगल तथा जो निजामुद्दौला थे, इनके मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। और इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है इसमें
क्लाइव या कार्नाक जो अंग्रेजों की तरफ से थे और सामने यह संधि करते हैं सुजाउदौला से। तो सुजाउदौला और क्लाइव के मध्य, सुजाउदौला और क्लाइव के मध्य जो यह दूसरी संधि होगी, इसमें क्लाइव के साथ में शाह आलम द्वितीय दिया गया। शाह आलम द्वितीय जो था इनके साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। तो इस हिसाब से यह ऑप्शन इसका गलत होगा, क्योंकि शाह आलम द्वितीय के साथ और जो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य संधि हुई थी, यह प्रथम संधि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त को यह हुई थी। तो अगर यहाँ पर 12 अगस्त होता तो दूसरा ऑप्शन सही था, वरना इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या थी? पुनर्जागरण वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या थी? पुनर्जागरण वास्तुकला की गोथिक शैली का उपयोग, गुंबद और स्तंभ का उपयोग, मिट्टी की दीवारें या फिर केवल लकड़ी का उपयोग करके निर्माण करना। पुनर्जागरण वास्तुकला का जो मुख्य विशेषता थी वह थी गुंबद और स्तंभों का उपयोग। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय मामलों में रूस की स्थिति पर क्रीमिया युद्ध 1854 से 1856 का प्राथमिक प्रभाव क्या था? यूरोपीय मामलों में रूस की स्थिति पर क्रीमिया युद्ध, यूरोपीय मामलों में रूस की स्थिति पर क्रीमिया जो युद्ध हुआ था 1854 से 1856 तक चला था, का प्राथमिक प्रभाव क्या था? इसके परिणाम स्वरूप अल्पकालिक लेकिन अंततः सफल फ्रैंको रूसी महागठबंधन बना, जिसने महाद्वीपीय संतुलन को पुनः परिभाषित किया। इस युद्ध के पश्चात फ्रांस व रूस के मध्य किसी भी गठबंधन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उल्टा जो रूस है ये यूरोप से तो अलग थलग हो गया था। तो पहला ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि इसने यूरोपीय बाधाओं को दूर करके रूस को एशिया में अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। कुछ हद तक हम इसे सही मान सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध ने जो रूस को यूरोप से अलग थलग कर दिया था, जिससे उसने एशिया की तरफ अपना ध्यान दिया था। परंतु यह द्वितीयक प्रभाव है, इसमें पूछा गया प्राथमिक प्रभाव क्या है। तीसरा ऑप्शन है कि इसने रूसी शक्ति की धारणा और वास्तविकता दोनों को ध्वस्त कर दिया, जिससे यूरोप में दशकों तक उसका प्रभाव काफी कम रहा। इस युद्ध ने जो है क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था, इसने रूसी शक्ति की धारणा और वास्तविकता दोनों को ध्वस्त कर दिया था, जिससे यूरोप में दशकों तक उसका प्रभाव कम रहा था। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये रूसी शक्ति का हवास हुआ था इसमें। 1856 की पेरिस की संधि में रूस की यूरोपीय प्रभुता और सैन्य शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चौथा ऑप्शन है कि इसने हॉली अलायंस जो था के निर्विवाद नेता और रूढ़िवादी व्यवस्था के संरक्षक के रूप में रूस की भूमिका को मजबूत किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही नहीं होगा। जो अलायंस था, ये हॉली अलायंस की स्थिति और कमजोर हो गई थी। रूस अब यूरोपीय संतुलन का संरक्षक ही नहीं रहा था। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है इसका गलत होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर ऑप्शन को भी सही मान सकते हैं, लेकिन 2 नंबर है जो एक द्वितीयक प्रभाव मान सकते हैं। इसमें प्राथमिक प्रभाव पूछा है, तो प्राथमिक प्रभाव इसका 3 नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि डेरियस प्रथम के द्वारा निर्मित बेहिस्तून शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व क्या है? बेहिस्तून शिलालेख का ऐतिहासिक महत्व पूछा है। बेहिस्तून शिलालेख जिसका अध्ययन हेनरी रेवलियंस ने किया था। हेनरी रेवलियंस ने जो इसका अध्ययन किया था, इसका ऐतिहासिक महत्व पूछा गया है। पहला कि यह एक काल्पनिक महाकाव्य है। तो काल्पनिक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक राजलिपि है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत होगा। दूसरा कि इसमें मिस्र के नए साम्राज्य का इतिहास दर्ज है। बेहिस्तून शिलालेख के अंदर मिस्र के नए साम्राज्य का इतिहास दर्ज है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें पर्शियन साम्राज्य का जो यह बेहिस्तून शिलालेख है, यह पर्शियन साम्राज्य का दस्तावेज है, ना कि मिस्र का। तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो गया। तीसरा कि इसने क्यूनिफॉर्म लिपि के कोटवाचन की कुंजी प्रदान की है। बेहिस्तून शिलालेख से क्यूनिफॉर्म लिपि के कोटवाचन की कुंजी मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा।
यह 3 भाषाओं में, जिसे पुरानी फारसी, एलामाइट और अलकादी नाम से जाना जाता है, इन 3 भाषाओं के अंदर यह लिपि चलती है, यूनिफॉर्म लिपि। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चौथा है कि यह एकमेनिड साम्राज्य का एकमात्र अलुप्त अभिलेख है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलती होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? सबाल्टर्न इतिहास लेखन है जो निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कि हाशिए पर मौजूद और उत्पीड़ित वर्गों के दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाना चाहिए, या फिर सत्ता में लोगों की भूमिका बताई जानी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था के केवल औपनिवेशिक स्रोत दिए जाए, या फिर इस युग की धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाजों का उल्लेख करता है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन कौन सी बात पर सबसे अधिक जोर देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा 1 नंबर ऑप्शन, मौजूद और उत्पीड़ित वर्गों के दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जाना चाहिए। सबाल्टर्न इतिहास लेखन का जो ये आंदोलन चला था, यह लगभग 1980 का जो दशक था, 1980 के दशक के आसपास रणजीत गुहा और गायत्री स्पिवाक जैसे वो जो विद्वान थे, इन्होंने इसे शुरू किया था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी कि किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, आदिवासी है, इनके नज़रिए से इतिहास लिखना चाहिए। अर्थात नीचे से देखने की अवधारणा, नीचे से देखने की अवधारणा जो इन्होंने दी थी, नीचे से देखने की अवधारणा इनके द्वारा की गई थी। सत्ता में लोगों की जो भूमिका है, यह एलिट हिस्ट्री का दृष्टिकोण है, ना कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन का। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, तीसरा भी ऑप्शन इसका गलत है, और चौथा ऑप्शन भी इसका गलत है। इस युग की धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज की दृष्टि से इतिहास लेखन का जो बात है, ये सामाजिक या सांस्कृतिक अध्ययन का हिस्सा हो सकता है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन जो नीचे से देखने की अवधारणा दी थी, अर्थात किसान, मजदूर, महिलाएं, आदिवासियों के नजरिए से इतिहास लिखा जाना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान के आश्चर्यजनक सैन्य हमले का कोड नाम क्या था? पर्ल हार्बर पर जो जापान का अचानक जो सैन्य हमला किया था, इसका कोड नेम पूछा। इसका कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नेम था टोरा टोरा टोरा। टोरा टोरा टोरा। टोरा जो एक जापानी शब्द है। टोरा का अर्थ होता है टाइगर। टोरा का अर्थ होता है टाइगर। 3 बार इसे बोलने का मतलब है अटैक हैज अचीव्ड कंप्लीट सरप्राइज्ड। इसका जो इन्होंने कोड नेम रखा गया था, सबसे पहले हम चारों ही ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो पर्ल हार्बर पर हुआ था, इसका तो कोड नेम टोरा 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 था। सबसे पहले नंबर पर दे रखा है ऑपरेशन डाउनफॉल। ऑपरेशन डाउनफॉल क्या था? तो यह जापान पर 1945 में अमेरिका ने जो आक्रमण की योजना बनाई थी, अमेरिकी आक्रमण की जो योजना थी, जो ऑटोमेटिक बम्बी के कारण रद्द हो गई थी, उससे का ही जो नाम था, यह था ऑपरेशन डाउनफॉल। तो ऑपरेशन डाउनफॉल इसका नाम था। दूसरे नंबर पर है ऑपरेशन आइसबर्ग। ऑपरेशन जो आइसबर्ग है 1945 में ओकिनावा पर अमेरिका के आक्रमण का कोड था। अमेरिका ने जो ओकिनावा पर जो आक्रमण किया था 1945 पर, उसका नाम था ऑपरेशन आइसबर्ग। तीसरे नंबर पर है ऑपरेशन बारबरोसा। ऑपरेशन बारबरोसा जो 1941 के अंदर 1941 में सॉरी 1941 का जो सोवियत संघ पर आक्रमण किया था जर्मनी ने, 1941 में सोवियत संघ पर जो आक्रमण की योजना बनाई थी, इसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया था। तो इसमें जापान का जो पर्ल हार्बर पर आक्रमण हुआ था 1941 पर, इसका कोड नेम पूछा है, तो टोरा टोरा टोरा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ईएचकार की ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आलोचना उनकी किस कृति में पाई जाती है? ईएचकार की ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आलोचना, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की जो आलोचना है, उनकी कौन सी कृति के अंदर पाई जाती है? कौन सी कृति में पाई जाती है? हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सेंसनेस, व्हाट इज हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, या द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। किसके अंदर है जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आलोचना की गई है? सबसे पहले नंबर पर जो पुस्तक है हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सेंस,
यह ग्योरी लुक्स की पुस्तक है, जो मार्क्सवाद दर्शन पर आधारित एक रचना है। मार्क्सवाद दर्शन पर आधारित रचना है जो ग्योरी लुक्स की जो रचना है, तो यह EH कार की नहीं है। दूसरे नंबर पर व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री जो 1961 के अंदर प्रकाशित हुई थी, जो EH कार की ही पुस्तक है, और इसी में उन्होंने कहा था कि इतिहास और तथ्य एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक संवाद के रूप में, यानी इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि इतिहासकार की दृष्टि और चयन से प्रभावित होता है। तो वस्तुनिष्ठता की जो आलोचना की गई थी, यह EH कार ने इसी व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के अंदर की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तीसरे नंबर पर है मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। यह जो पुस्तक है EH कार की नहीं है बल्कि यह पुस्तक है EP थॉमसन की। EP थॉमसन की यह पुस्तक है मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। यह जो अंग्रेजी श्रमिक वर्ग के सामाजिक इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है। और चौथे नंबर पर द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो है यह कॉलिंगवुड की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री यह किसकी पुस्तक है, तो यह कॉलिंगवुड की पुस्तक है। कॉलिंगवुड ने इस पुस्तक में मनुष्य के विचारों की पुनर्रचना को माना था। तो इसमें EH कार की जो पुस्तक थी यह व्हाट इज हिस्ट्री थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर। हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सिसरो के द्वारा, गिबन के द्वारा, थ्यूसिडाइड्स के द्वारा या फिर हेरोडोट्स के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर या जो पुस्तक लिखी गई थी, यह पुस्तक लिखी गई थी थ्यूसिडाइड्स के द्वारा। थ्यूसिडाइड्स ने लिखा था। थ्यूसिडाइड्स एक यूनानी इतिहासकार थे। इन्होंने इतिहास को मिथक या देवताओं से अलग करके तथ्यों और मानव व्यवहार के विश्लेषण पर आधारित बताया था। मिथक और देवताओं से अलग किया, मिथक और देवताओं से अलग करके मानव इतिहास पर जो जोर दिया गया था। सबसे पहले नंबर पर जो इतिहासकार का नाम आ रखा है सिसरो। इनकी रचनाएं जो राजनीतिक दर्शन पर केंद्रित है, इतिहास पर नहीं है। सिसरो ने राजनीतिक पर पुस्तकें लिखी है, इतिहास पर इनकी कोई विशेष पुस्तकें नहीं मिलती है। दूसरे नंबर पर जो इतिहासकार का नाम दे रखा है गिबन, ये 18वीं शताब्दी के ब्रिटिश इतिहासकार थे। इनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक जो अक्सर देखने को मिलती है वो है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जो 1776 के अंदर लिखी गई थी। रोमन साम्राज्य के पतन की इसमें जानकारी हमें अब मिलती है। तीसरे नंबर पर थ्यूसिडाइड्स, इन्होंने मिथक और देवताओं के इतिहास की जगह मानव व्यवहार के विश्लेषण पर आधारित पुस्तकें लिखी थी। और चौथे नंबर पर हेरोडोट्स जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, इनकी पुस्तक हिस्टोरिका जो फारसी युद्ध पर आधारित पुस्तक है। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो मताधिकार की बात तो भारतीय लोकतंत्र में की गई है। संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर एक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। तो यह तो इसकी विशेषता है, पहला ऑप्शन तो इसका सही होगा। दूसरा नागरिक स्वतंत्रता है। तो नागरिक स्वतंत्रता की बात की गई है। संविधान जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, इन मूल अधिकारों के अंदर जो हमें स्वतंत्रता की, नागरिक स्वतंत्रता की बात की गई, तो यह भी इसकी विशेषता है। तीसरे नंबर पर है अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए उन्हें मान्यता देना। तो अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए इन्हें अलग से मान्यता देने की इसमें बिल्कुल बात की गई है। आर्टिकल 29 और 30 जो है सकारात्मक भेदभाव नीति, इसका ही उदाहरण माना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। चौथा नंबर पर है गरीबी। यह लोकतंत्र की वास्तविक समस्या है, परंतु संविधान में इसके कोई विशेषता नहीं है। गरीबी के बारे में संविधान में कोई विशेषता नहीं है। तो हालांकि यह समस्या तो बिल्कुल है, लेकिन लोकतंत्र की विशेषता यानी कि जो कानून है, कानून में इसकी क्या विशेषता है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह एक सामाजिक आर्थिक चुनौती है, ना कि लोकतांत्रिक चुनौती। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेजनेव सिद्धांत को समाप्त करने वाले तथा पूरी यूरोपीय सरकारों को अपने तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता देने वाले मिखाइल गोर्बाचेव के नए दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया?
ब्रेजनेव सिद्धांत को समाप्त करने वाले तथा पूर्व यूरोपीय सरकारों को अपने तरीके से कार्य की स्वतंत्रता देने वाले मिखाइल गोर्बाचोव के नए दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हेलेंस्की डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ द आयरन कर्टेन, फ्रैंक सिनात्रा डोस्टिट्रेन और डॉक्ट्रिन ऑफ येल्टा। कौन से शब्द का इसमें प्रयोग किया गया? तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वह 3 नंबर होगा। 1989 में सोवियत विदेश मंत्री ने मजाक के अंदाज में ही कहा था, मजाक के अंदाज में कहा था कि ईस्टर्न यूरोप कैन नाउ डू इट देयर ऑन वे। यह प्रसिद्ध गायक जो फ्रैंक सिनात्रा के ही गीत था माई वे। माई वे जो गीत है, इसी गीत से लाइन ली गई थी, जिसका अर्थ होता है कि अब सोवियत संघ पूर्व यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे ही शीत युद्ध का अंत प्रारंभ हुआ था। तो इसीलिए इसे फ्रैंक सिनात्रा डोस्ट्रेन कहा गया। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग का अधिदेश जिसका प्रयोग सम्राटों के शासन को उचित सिद्ध करने के लिए किया जाता है। स्वर्ग का अधिदेश जिसका प्रयोग जो सम्राटों के शासन को उचित सिद्ध करने के लिए किया जाता है, किस प्राचीन सभ्यता में एक प्रमुख राजनीतिक धार्मिक अवधारणा थी? स्वर्ग का अधिदेश जिसका प्रयोग सम्राटों के शासन को उचित सिद्ध करने के लिए किया जाता है, किस प्राचीन सभ्यता में एक प्रमुख राजनीतिक धार्मिक अवधारणा थी? कौन से सभ्यता के अंदर थी? प्राचीन मिस्र में, प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन चीन में या फिर मेसोपोटामिया में? किसके अंदर है जो स्वर्ग के अधिदेश इसका प्रयोग सम्राटों के शासन को उचित सिद्ध करने के लिए किया जाता था? तो यह जो इसका जो हमें उल्लेख मिलता है, यह मिलता है प्राचीन चीन जो सभ्यता थी, चीन की सभ्यता में। जो मिस्र की सभ्यता थी, यहाँ पर दैविक राजतंत्र की अवधारणा थी। दैविक राजतंत्र कह सकते हैं। दैविक राजतंत्र की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रीस जो है, यहाँ पर लोकतांत्रिक और दार्शनिक परंपरा जो प्रबल थी, कोई धार्मिक परंपरा नहीं थी। तीसरे नंबर पर प्राचीन चीन जोहू डायनेस्टी ने इस सिद्धांत की अवधारणा भी विकसित की थी। इन्होंने कहा था कि राजा का शासन तभी वैध होगा जब वह न्यायपूर्ण और धर्मसम्मत हो। यदि राजा भ्रष्ट हो जाए तो स्वर्ग उसका अधिदेश छीन लेता है। तो स्वर्ग के अधिदेश की जो बात की गई थी, या प्राचीन चीन सभ्यता के अंदर की गई थी। मेसोपोटामिया यहाँ देवताओं की इच्छाओं का महत्व था, परंतु शासन की वैधता जो यह देवताओं पर आधारित या फिर स्वर्ग के अधिदेश पर आधारित नहीं थी। तो यह जो आधारित है, यह प्राचीन चीन के अंदर थी। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल के दौरान डिस्कोर्स ऑन द फोर्जरी ऑफ द अलगेड डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। पुनर्जागरण के दौरान डिस्कोर्सेस ऑन द फोर्जरी ऑफ द अलगेड डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन का लेखक कौन था, जिसने उच्च दस्तावेज के प्रामाणिकता का सवाल उठाया, जिसके आधार पर पोपों की कई पीढ़ियों के मध्य इटली में राजनीतिक प्रभुत्व के अपने अधिकारों का बचाव किया गया था? इसके यह लिखने वाले कौन थे? डिस्कोर्सेज ऑन द फोर्जरी ऑफ द अलगेड डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। 4 विद्वानों के नाम है: निकोलो मैकियावेली, लिवी, लोरेंजो वल्वा या फिर लियोनार्डो वुनी। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोरेंजो वल्ला। 3 नंबर ऑप्शन लोरेंजो वल्ला, जो 15वीं शताब्दी के ह्यूमनिस्ट विद्वान थे। इन्होंने इस दस्तावेज का भाषाई विश्लेषण किया और सिद्ध किया कि यह मध्यकालीन जालसाजी थी। मध्यकालीन जालसाजी जो इसे बताया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर होगा। 3 नंबर ऑप्शन लोरेंजो वल्ला। इसी के साथ ही हमने जो 50 क्वेश्चन इसमें कर लिए। हालांकि हम 100 क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लगभग सवा घंटे से ज़्यादा लगभग हो गई होगी हमारी क्लास। तो हम आज की क्लास में यहीं पर 50 प्रश्न ही करेंगे। आगे के जो 51 से आगे के जो प्रश्न हैं, इस मॉर्निंग शिफ्ट में टोटल इतिहास के 200 प्रश्न थे। 200 प्रश्नों में से हमने 50 प्रश्न किए। आगे से 51 नंबर से आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, एक जानकारी, जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, हमारे यूट्यूब पर 6000 से अधिक का परिवार है।
हालांकि टेलीग्राम पर लगभग 1500 के आसपास ही सदस्य हैं। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, 1 मिनट का समय लगेगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये क्लास खत्म होने के बाद ये जो पीपीटी है क्लास की, ये आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। और ये जो सारी क्लासें एक बार हो जाएगी, ये जो दोनों शिफ्टों के जो पेपर हो जाएंगे, 200-400 जो क्वेश्चन है, ये होने के पश्चात मैं जैसे एक शिफ्ट कंप्लीट होगी, एक शिफ्ट के 200 प्रश्न कंप्लीट हो गए, इनको अलग से टाइप करवा के और एक 30-35 पेज की पीडीएफ में इन 200 प्रश्नों को एक पीडीएफ बना के भी टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, ताकि आप दोबारा जो रिवीजन कर सको, आराम से कर सको, जिनमें सारे आंसर भी लगाए हुए होंगे, कौन सा सही है, जो सही होंगे टिक किए हुए होंगे। ये पीपीटी जो है तो क्लास खत्म होने के साथ ही आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। चैनल पर जो आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने इतिहास प्रेमी साथियों के साथ अवश्य शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।